आप सभी मित्रों को नमस्कार। कल से ही कुछ कुछ दिक्कतें आ रही हैं। शायद हमारे समर्पण में कुछ कमी हो। शायद हमारे बेहद महत्वपूर्ण और बड़े चित्रकार और कला चिंतक जे स्वामीनाथन जी हमारी परीक्षा ले रहे हो, तो बार बार ये दिक्कतें आ रही हैं। खैर, इस समस्या का समाधान हो चुका है और हम आप सभी के समक्ष हैं। आप जान रहे हैं कि चित्रकार, लेखक और कला चिंतक जे स्वामीनाथन जी पर इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। आज इस एकाग्र की यह तीसरी कड़ी है और इसमें जाने माने शिल्पकार मदन लाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह उनकी सादगी है, कला मात्र के प्रति उनकी निष्ठा है कि वे समय निकाल कर आते हैं और अपनी बहुमूल्य यादें हम सभी के साथ साझा करते हैं। ऐसे कई प्रसंग हम उनके माध्यम से जानते हैं, लेखकों और कलाकारों को लेकर, अलग अलग जगहों को लेकर, विभिन्न कला कार्यक्रमों, शिविरों को लेकर, आयोजनों को लेकर। तो आइए सर्वप्रथम हम मदन लाल गुप्ता जी को स्क्रीन पर लेते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार मदन लाल जी, हार्दिक स्वागत। नमस्कार नमस्कार। बहुत विलंब हुआ है। अच्छा लग रहा है कि आप हम सभी के बीच हैं और एक मूर्धन्य चित्रकार और कला चिंतक, कवि, हमारे समय की एक बेहद खास जो एक हस्ताक्षर जो रहे हाल हाल तक, लगता ही नहीं है कि वे कहीं से अनुपस्थित है। उनका इतना सारा काम, इतने सारे लोग उनके बनाए हुए, उनसे जुड़े हुए कि कहीं उनकी अनुपस्थिति का शायद उस तरह से आभास भी नहीं होती है। एक बेहद विराट व्यक्तित्व, बरगद सरीखे जे स्वामीनाथन जी। तो हम सीधे आप तक आते हैं और आपको सुनते हैं। आपकी उनके साथ कई यादें हैं, भारत की भी कई सारी और जापान की भी। तो शुरुआत क्यों नहीं पहली याद से हो कि आप जे स्वामीनाथन जी से कब और कहाँ मिले और उसके पीछे की जो दृष्टि है, उसके पीछे की जो याद है, वह किस तरह की है। आदरणीय मदन लाल गुप्ता जी। जी नमस्कार। मैं अगर याद करूं, मैं सभी लोगों को प्रणाम कर रहा आपसे हूं। आपसे अनुरोध है कि थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आवाज कुछ कम आ रही है। जी जी। मैं सभी को याद कर रहा हूं, नमस्कार करता हूं। मुझे याद करता हूं कि 50 वर्ष पहले जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1973 में यहाँ पर प्रवेश लिया था, कला का विद्यार्थी बना था, तो उस समय बड़ी चर्चा हुसैन साहब की, स्वामीनाथन की, शंखो चौधरी की, रामकिंकर की, गिने चुने 2 4 10 लोगों की होती थी। और हम लोग तो युवा विद्यार्थी थे, लेकिन उनके बारे में बहुत ही रोमांचक और बहुत ही कुछ इस तरह के बातें होती थी कि जो मेरे मन में उनके काम के प्रति बड़ी उत्सुकता। तो संयोगवश उन दिनों जो है धर्मयुग में या इलस्ट्रेटेड वीकली में या दिनमान जैसी पत्रिकाओं में कहीं न कहीं से स्वामीनाथन जी के बारे में देखने और पढ़ने के लिए मिल जाता था। संयोगवश 1975 में जब भारत का तीसरा या दूसरा त्रिनाले लगा हुआ था, उस बीच में हम 1975 में दिल्ली गए हुए थे। तो मॉडर्न आर्ट गैलरी में जब मैं पहली बार गया और वहां पर स्वामीनाथन जी के चित्रों को देखने का मुझे पहला अवसर मिला। सुंदर चित्र जो मुझे पहले ही देखने में एक अलौकिक लगा। पेड़ है, पहाड़ है और चिड़िया है। बड़े पे पहाड़ के ऊपर एक पेड़ है, उस पेड़ के पास में से एक चिड़िया उड़ती हुई न जाने अनंत में कहाँ चली जा रही है। ऐसे बहुत सारे चित्र थे जो देख करके मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित किए। और रंगों की प्रधानता थी, कहीं पर पीला रंग, कहीं पर पेड़ों में जो है कई तरह के लाल है, ग्रीन है, ब्लू है, और पैचेस करके इस तरह से उनके चित्र बने हुए देखते थे।
और मुझे पूरे मॉडर्न आर्ट गैलरी में एक ऐसा चित्र लगा जो मुझे लगा कि यह एक ऐसे कलाकार का बहुत ही मौलिक चित्र है, जिस पर कि कोई विशेष फिगर का या फिगरेटिव या नॉन फिगरेटिव या एब्स्ट्रैक्शन का कोई इस तरह का प्रभाव नहीं दिखाई दिया। क्योंकि हम लोग उस समय विद्यार्थी थे, तो हमारे पास में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें देश दुनिया की बहुत सारी पुस्तकें रहती हैं, और मेरा काफी समय पुस्तकालयों में बीतता था। तो मैं बहुत सारे चित्रों को देखता था, मूर्तियों को देखता था, और मैं यह ढूंढने की प्रयास करता था कि कौन सा कलाकार है जो अपने आप में एकदम अकेला हो, एक नया हो, और जो मुझे एक नए तरीके से देखने की एक दृष्टि दे रहा हो। यह बात से जब मैं परिचित हुआ स्वामीनाथन के इन चित्रों से, तो संयोगवश उन्हीं दिनों दिल्ली में मैं मतलब देखा ही देखा। फिर दूसरा एक बहुत ही एक सुंदर मतलब प्रसंग है कि 79 में मैंने अपने ईंट के शिल्पों की प्रदर्शनी एक त्रिवेणी गैलरी में छोटी सी लगाई थी। संयोगवश उस प्रदर्शनी की चर्चा जो है प्रयाग जी के माध्यम से, या प्रयाग जी के तमाम जितने भी मित्र थे, दिनमान के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी और मंगेश डबराल जी, विनोद भरद्वाज जी, और भी बहुत सारे, केशव मलिक जी, कृष्ण चैतन्य जी, स्वामीनाथन जी, शंकर चौधरी जी, वेद नायर, रघु राय, जतिन दास, मतलब जो लोग भी थे, काफी लोगों ने मेरे उन छोटे छोटे मूर्तिशिल्पों को देखा था। मुझे सबसे मिलने का तो मौका उस समय नहीं मिला, लेकिन कानों कान कहीं न कहीं से खबर मिलती थी कि मेरी मूर्तियों को बड़ी ही प्रशंसा प्राप्त हुई है। उसमें स्वामीनाथन जी का भी बहुत बड़ा नाम था, और मैं यह बड़ा अपने आप को बड़ा आह्लादित हुआ कि स्वामीनाथन जैसे लोग, शंकर चौधरी जैसे लोग, और रघु राय, वेद नायर, सरेश्वर जी, इवन हुसैन साहब ने भी उस प्रदर्शनी को देखा था, उन्हें भी वह बहुत अच्छा लगा था। तो वह मेरे लिए एक प्रसंग जो है बहुत ही मायने रखता है। उसी समय मैंने एक पोस्टर बनाया था अखबार के साधारण से पत्र पे, स्टेंसिल का, गेरू रंग से, उस पे मैंने ब्रिक स्कल्पचर्स त्रिवेणी गैलरी नई दिल्ली करके लिखा हुआ था। तो बाद में मुझे मंजीत भाई से एक बार पता चला, मंजीत बाबा से, कि स्वामी जी को यह पोस्टर बहुत पसंद आया। तो उन्होंने एक प्रसंग में ऐसे ही कहा कि अगर ये पोस्टर किसी विद्यालय में जाता तो शायद ये बहुत ही प्रशंसनीय, मतलब बहुत ही प्रशंसा प्राप्त करता। तो इस तरह से एक जो प्रशंसा प्राप्त करने की जो एक युवा कलाकार की जो एक लालच होती है, कितने बड़े कलाकार से जो प्राप्त होती है, वह उसके प्रति एक बहुत गहरा आकर्षण पैदा करता है। और स्वामीनाथन का जो मेरे मन मस्तिष्क में एक जो इमेज था, एक कल्पना थी, 73 से जैसे ही मैं फाइन आर्ट्स में प्रवेश किया था, फिर 75 में उनके चित्रों को देख करके, फिर वहां पर उसको 79 में यह प्रसंग को देख करके, यह सब कुछ मेरा पूरा हुआ 1982 में। 1982 में जब भारत भवन का उद्घाटन हुआ 13 फरवरी 1982 को, तो संयोगवश मुझे हमारे आदरणीय गुलाम मोहम्मद शेख सर के मतलब आदेश से हम लोगों को के जी सुब्रमण्यम साहब की प्रदर्शनी का, जिनको कालिदास सम्मान पहली बार मिला था, उस प्रदर्शनी के सहयोग के लिए बड़ौदा से मैं, बनारस से रमाशंकर जी, और भी बहुत सारे मित्रों को, भरत नागजी भाई पटेल थे हम लोगों के साथ में। तो एक हफ्ता लगभग मुझे भारत भवन में रहने का मौका मिला। सबसे गहरा जो रिश्ता मेरा स्वामी भाई को, जो मेरी शुरुआत हुई, वह भारत भवन में देख करके मिला। और शायद मेरे जीवन का यह सबसे बड़ा एक मैं मानूं कि प्रेरणा रहा कि भारत भवन को बनाने में जिस खून पसीने को, अपने जीवन को बलिदान दिया स्वामीनाथन ने, उसको मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा है। रात को 2-3 बजे मतलब वो खाना खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, थोड़ा बियर ले रहे हैं, और वहां पर मजदूरों के साथ में वो लगे हुए काम करवा रहे हैं। ये एक ऐसी प्रेरणा थी, मुझे लगा कि ये जीवन में एक ऐसा कोई महान व्यक्ति ही होता है जो ऐसे संस्थानों को जन्म देता है।
क्योंकि मेरे लिए उन्हीं दिनों शंको चौधरी से भी मेरी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। मैं शंको चौधरी साहब के भी बारे में जानता था कि यह भी जो है ललित कला अकादमी जैसी संस्थाओं के लिए गढ़ी जैसा स्टूडियो बनाए। इधर जब मैं स्वामीनाथन का ये देखा तो मेरे दिमाग में और मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा एक इमेज शंको चौधरी और स्वामीनाथन के लिए एक बराबर का उठा कि ये हमारे दोस्त देश के जो है ऐसे कर्णधार हैं जो कला के लिए, समय के लिए, समाज के लिए अपने आप को पूरा जीवन समर्पित कर दिए। और वह केवल समर्पण इनका कला के संस्थाओं को बनाने में नहीं था, अपनी कलाकृतियों को ही बनाने में था, जिसकी अलौकिकता से यह लोग जो है जगमगाते थे। इनके अंदर वो एक ऊर्जा भर जाती थी और एक ऐसी ऊर्जा जो इनको, मुझे लगता है कि एक अलग तरह से काम करने का एक शक्ति प्रदान करता था। इसमें दैवी शक्तियां थी, प्रकृति सहयोग था, लोगों का सहयोग था, लोगों का प्यार था, लोगों का मोहब्बत था। वह सब मैंने देखा कि एक व्यक्ति जैसे स्वामीनाथन, स्वामी भाई, जो सबका स्वामी हम बोल सकते हैं कला के क्षेत्र का, एक शंको चौधरी, गजब का नाम है जो मेरे जीवन का। और स्वामीनाथन जी को देखा उस समय, मैं शायद मेरे मन में भी एक कल्पना जमी कि अगर मैं इसका कुछ एक छोटा सा अंश भी भगवान ईश्वर की कृपा से मेरे भी अगर जेहन में कहीं से पैदा हो गया होता तो मैं भी कुछ करूंगा। ऐसा सोच करके जब मैं, मतलब एक कल्पना मेरे अंदर शंको चौधरी ने जगा दिया था कि अपने गुरु राम छात्रा के लिए कुछ करो। वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अल्पायु उनका देहांत हो गया मात्र 34 वर्ष की उम्र में। मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी कि शंको चौधरी जैसे व्यक्ति ने मुझे पुश किया कि कुछ तो सोचो। एक गुरु जो है अपने शिष्य के बारे में एक ऐसी भावना लेकर के जब काम कर रहा हो और उस शिष्य के बारे में जो अल्पायु में जिसका देहांत हो गया हो, और मैं एक अबोध शिष्य जिसे मुझे कोई ज्ञान नहीं था, कला का भी नहीं, व्यवहार का भी नहीं, दुनिया का भी नहीं, कहीं से मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन कान में जो एक जादू, एक मंत्र, एक जो बीज मेरे अंदर शंको चौधरी ने बोया था, वो बहुत अच्छी प्रेरणा का जो एक, उसको कैसे बनना चाहिए, यह बीज मैंने भारत भवन से प्राप्त किया। और उस बनाने में मैंने अपनी आंखों से जो पसीना बहते हुए, परिश्रम करते हुए, मजदूरों के साथ में, कलाकारों के साथ में, लोगों के साथ में जब स्वामी भाई को मैंने देखा तो मेरा तो मतलब नतमस्तक में हो गया। मैंने कहा कि ऐसा इंसान कि जो अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया है, उसी तरह से, इसीलिए तो उनकी कलाकृतियां भी, मैं तो समझता हूं कि भारतवर्ष के कैसे एकमात्र मौलिक कलाकार हैं जिन पर कि किसी भी प्रकार का कोई भी विदेशी प्रभाव मैंने नहीं देखा। उनके पेड़, पहाड़, चिड़िया पर अगर मैं यहाँ से छलांग मार करके, अगर मैं 90s में जब उनका सीसीए में एक प्रदर्शनी मैंने देखी पूरी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की, तो मैंने कहा कि वो पेड़, पहाड़, चिड़िया को फाड़ करके जो एब्स्ट्रैक्शन निकला है, जब मैं जैक्सन पोलाक को देखता हूँ तो मैं हिंदुस्तान के स्वामीनाथन को देखता हूँ, तो दोनों की ऊर्जा जो है मेरे लिए कमाल की लगती है। इसीलिए मैंने कहा कि वो एक ऐसा अलौकिक कलाकार जो कि इस धरा पर बहुत विरले ही पैदा होते हैं। आज के डेट में तो नहीं है। आज तो इतना अपने आप को बलिदान देने वाला, समर्पण करने वाला, अपने आप को समाज के लिए, दुनिया के लिए, कला के लिए देने वाला मतलब नहीं मिल रहे, नहीं, मुझे नहीं दिखाई देते हैं। मेरी लगभग 69 साल की उम्र है, 50 साल से इस क्षेत्र में मैं हूं। निश्चित रूप से बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बाजार हैं, बड़ी बड़ी गैलरीज हैं, लेकिन जब मैं बाहर की दुनिया को देखता हूँ, बाहर के कलाकारों के कंपेयर में अपने देश की कला को देखता हूँ, तो मुझे स्वामी जैसे कलाकार या और भी कुछ ऐसे नाम तो मैं गिना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ बहुत ज्यादा तुलना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत कम ही दिखाई देते हैं। उसमें सब में सर्वोपरि चित्रकारों में स्वामीनाथन मेरे लिए, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए है। 82 के प्रसंग के बाद
संयोगवश सौभाग्यवश मुझे मौका मिलता है। एक प्रसंग मैं और भी कहूंगा कि मैं 81 में अपना एक फाइबर ग्लास का एग्जीबिशन जो है त्रिवेणी आर्ट गैलरी में लगाया था। मेरे फाइबर ग्लास के मूर्त शिल्प वहां पर थे। श्री प्रयाग शुक्ल जी और आदरणीय रामकुमार जी के सहमति से, संस्तुति से मेरा एक शिल्प भारत भवन के लिए खरीदा गया था, जिस पर की संस्तुति, फाइनल संस्तुति स्वामीनाथन जी की थी। और मैं समझता हूँ कि उस समय की वो एक महंगी कलाकृति जिसका कीमत मैंने 6,000 रुपए रखा था, भारत भवन ने मुझे 5,000 रुपए उस पर दिया था। अगर इस पे ये क्या ऐसा नहीं था कि मदन लाल मतलब कोई कृपा कर रहा हो, कोई दया कर रहा हो, ऐसा बात नहीं था। वो कलाकृति को पसंद किया और वो पसंद उनका करना पैसे से ज्यादा मूल्यवान था कि उन्होंने उसको महत्व दिया। उसको जब उन्होंने एक छोटे से कैटलॉग में, छोटा सा ब्रोशियर्स में प्रिंट किया हुआ, जब 87 में जापान में आए थे, तो स्वामी भाई ने मुझे कहा कि मदन देखो, ये मुझे बहुत ही पसंद है तुम्हारा ये शिल्प है फाइबर ग्लास का, जो कि मैं यहाँ रखा हूँ, छापा हूँ। यह सुन करके मैं तो शायद, मुझे नहीं पता है, मैं तो आज बोल रहा हूँ, खुल करके बोल रहा हूँ कि वो भी मेरे एक प्रशंसक थे। और यह प्रशंसा एक बालक को जब अपने पिता तुल्य एक महान व्यक्ति का, एक महान कलाकार का जब प्राप्त होता है, तो सोचिए कि उसका कितना बड़ा ताकत मेरे अंदर जगती है। मैं हजारों की संख्या में चित्र बनाया, ड्राइंग्स बनाया, सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां रची, और आज शायद इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है, प्रताप है, जो मैं जी रहा हूँ। आज माँ गंगा के तट पर राम छात्र शिल्पन्यास भी बना है, 30 वर्ष से काम कर रहा है। इसके पीछे मतलब बहुत बड़ा एक जो दृष्टि है, जो मार्गदर्शन है, स्वामीनाथन जैसे लोगों की है। मैं तो अशोक भाई को बार बार बोला कि अशोक भाई, आपको स्वामी जैसे लोग मिले, आपको अर्जुन जी जैसे लोग मिले, कि आप जैसा एक महान व्यक्ति जो है भारत भवन बना दिया। और मिसेज इंदिरा गांधी ने उस उद्घाटन समारोह में कहा था, मुझे अभी भी याद है, मिसेज इंदिरा गांधी ने कि काश ऐसा ही पूरे देश के हर स्टेट में भारत भवन हो तो कितना ही महान यह देश बन जाएगा, कला के लिए, समकालीन कला के लिए, आदिवासी कलाओं के लिए। तो कहीं न कहीं अशोक भाई पे जैसा कमी, या हमारी इंदिरा गांधी जैसी दूरदृष्टि की प्रधानमंत्री जैसी कमी, या स्वामी नेहसान जैसा एक मतलब एक अद्भुत व्यक्ति की कमी शायद अब लोगों को महसूस होगा। इसको बनाने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न अशोक वाजपेयी है, न स्वामीनाथन है, न इंदिरा गांधी है, न अर्जुन सिंह है, लेकिन इनकी प्रेरणाएं मेरे साथ में है, इनकी ताकतें मेरे साथ में, इनकी ऊर्जाएं मेरी साथ में है। जब 87 में स्वामी भाई भारत इंडिया फेस्टिवल के लिए जापान में कई बार कई दौरे में आए हुए थे, और उस बीच में वो मेरे घर पे 2-3 बार रुके हुए थे। मुझे याद है कि बड़ी ही कहीं से उनको नंबर मेरा मिला था, मुझे पता चला, मैं उनके पास में गया और मैंने कहा कि आपको जो भी है, मैं तो जापान में हूँ और मैं पूरा समय आपको देता हूँ जितना भी हो सकेगा। सेतागाया म्यूजियम हमारे ही क्षेत्र में पड़ रहा था टोक्यो के, वहाँ वो पहला म्यूजियम बहुत ही दर्शनीय म्यूजियम है, कंटेम्परेरी आर्ट का, मॉडर्न आर्ट का। मेरी भी प्रदर्शनी वहाँ लगी थी, राजीव लोचन जी के एक चित्र प्रदर्शनी और मेरी बेटे के शिल्पों के साथ में। स्वामीनाथन जी का एक बहुत बड़ा जो एक ये लोक कला और आदिवासी कलाओं का जो बड़ा कलेक्शन था, उसकी एक बड़ी प्रदर्शनी जो है ये हारा म्यूजियम में और सेतागाया म्यूजियम में कई जगह पर, जापान के कई जगह पर लगा था। स्वामी भाई मेरे घर पे आए, मेरी पत्नी से मिले, मेरे बच्ची जो श्रद्धा थी 3 वर्ष की, उससे मिले। एक प्रसंग मुझे याद आता है, जब वो मेरे घर में आते हैं तो उस समय का मुझे बहुत ही अद्भुत लगता है। मेरी पत्नी राजश्री, जिन्हें हम राजू कहते थे, जैसे ही मैं उनको ऊपर से लेकर के अपने छोटे से अपार्टमेंट में कमरे पर ले आया, तो मैंने राजू जी से कहा कि देखो ये स्वामी भाई है। तो मैं सोचता हूँ कि आप राजू जी से ही सुने वह प्रसंग को तो बहुत ही सुंदर लगेगा।
जी स्वागत। और थोड़ा सा कैमरे के पास आ जाएं। जी जी, और कैमरे के पास आ जाएं। आप इसमें बैठिए, आप इसमें जी बैठिए, इसमें बैठिए। नहीं आ जाइए आप थोड़ा सा थोड़ा ऊंचा हो जाइए, थोड़ी ऊंचाई पे आ जाएं। जी हाँ, अब आ रही हैं आप। आप खड़ा होकर बता जी जी हाँ, स्वामी भाई जब मेरे घर आए थे, जापान में मैं थी, सभी लोग जी 87 की बात है। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा, हाँ अब ठीक है। जी हाँ, बताएं। हाँ, जी तो जब घर हाँ पे जी जब घर बिल्कुल। पे आए तो इन्होंने कहा कि स्वामी भाई से कि देखिए मेरी पत्नी है। तो बोले कि हाँ, फिर हमने उनका पैर छुआ तो उन्होंने बोला कि तुम क्या मुझे पहचानती हो? तो हमने कहा कि इन्होंने कहा कि हाँ तुम पहचानती हो? हमने कहा कि हाँ वो पहचानते तो नहीं है, लेकिन इनकी कविता मुझे याद है, जो हाँ चित्र भी याद है। तो फिर बोले कौन सी कविता थी? तो हमने बताया कि उन्होंने लिखा था कि हवा ने पेड़ से कहा मुझे बहने दो बहने दो बहने दो, पेड़ ने कहा बहने दो बहने दो बहने दो। तो स्वामी भाई बहुत खुश हो गए और मुझे तुरंत गले लगा लिए। उनको बड़ा अच्छा लगा और मुझे बहू करके ही संबोधित हमेशा करते थे। मणि सर और स्वामी भाई ये लोग मुझे हमेशा बहू करके ही संबोधित करते थे। बहुत अच्छा लगता था उनके साथ में, बहुत बातें करते थे। 2-3 बार आए थे हमारे यहाँ खाना वाना खाने के लिए। और जब मदन लाल गुप्ता जी अपनी पुत्री श्रद्धा, जो उस समय 3 वर्ष की थी, उन दिनों को याद कर रहे हैं, तो बमुश्किल मिला एक चित्र या एक अवसर के 3 चित्र हम देखते चलें। बहुत ही प्यारा चित्र। श्रद्धा जी मदन लाल गुप्ता जी की पुत्री, जो उस समय 3 वर्ष की थी। जापान का यह चित्र, जब स्वामीनाथन जी उनके अपार्टमेंट में आए थे। किस वर्ष की बात है? 87? किस वर्ष की बात है? 87 की जी। 87। जी इस समय जी 35 वर्ष की है। कितने वर्ष की, क्या कह रहे हैं? इस समय श्रद्धा 35 वर्ष की है। वाह वाह 35। अभी ये गाना गाती है, शायद स्वामी भाई रहते इसका गाना सुनते तो बहुत ही खुश होते हैं। वाह। जी मित्रों, ये चित्रकार और लेखक जे स्वामीनाथन, कलाकार मदन लाल गुप्ता जी की पुत्री के साथ 1987 का चित्र, 1987। तब श्रद्धा, जो आज गायिका हैं, 3 वर्ष की थी। एक बेहद यादगार पल। हमने अनुरोध किया था मदन लाल जी से कुछ और चित्र मिल जाए, मगर नहीं मिल पाए। मगर यह भी एक बेहद खूबसूरत चित्र उस अवसर को कैद करते हुए। जी, और कुछ याद करें उस मुलाकात को। जी। उसके बाद जो है, जब मुझे जापान में ही बड़ी चर्चा उनसे रही और वो प्रदर्शनी में मैं तो 88 के मई जून में यहाँ पर वापस चला आया भारत। और वो प्रदर्शनी जो इंडिया फेस्टिवल थी वो लंबे समय तक चली थी। और जब मैं भारत वापस आया तो स्वामी भाई ने मुझसे कहा कि ट्रिनाले 86 के 6th ट्रिनाले में मेरा एक शिल्प था, तो स्वामी राजन जी ने कहा कि यह शिल्प अगर तुम उनको दे दो तो भारत भवन के लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने स्वामी भाई को कहा कि यह शिल्प तो मैंने सुना है कि ट्रिनाले के दौरान में लगाते वक्त, उसमें मैं भारतवर्ष में नहीं था, उस समय जापान में ही था, कि वह शिल्प थोड़ा टूट गया है। तो स्वामी भाई बोले ठीक है, हम देख लेते हैं, अगर वो ज्यादा नहीं टूटा होगा, अगर उसको कुछ रिपेयर किया जा सकता है तो उसको हम अपने पास में रख लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, आप जैसा सोच लें। फिर उसके बाद स्वामी भाई जब भारत को वापस, मतलब 88 में ही जब मतलब आए, तो मैं 89 में जब उनसे 88 में 89 में मैंने मिला, तो उन्होंने कहा कि वो इतना ज्यादा डैमेज हो गया है मूर्ति की, मैं उसको
मुझे ठीक, मैंने कहा कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं किसी डैमेज या टूटी खंडित मूर्ति को मैं भारत भवन में नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छी मतलब मेरे लिए ही मतलब एक खराब इमेज होगी। स्वामी भाई का ये जो एक बात थी कि वह सिलेक्शन को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस रहते थे। किसी भी कलाकार के चित्रों को, मूर्तियों को देख करके कभी कभी ऐसे ही चर्चा होती थी, तो एक प्रसंग में उन्होंने कहा मुझसे कि देखो तुम्हारे गुरु जो राघव कनेरिया है हमारे सबसे प्रिय मूर्तिकारों में है, और मैं वो उन्होंने कहा, ये उनका वर्ड है कि ही इज अ वेरी ओरिजिनल स्कल्पटर ऑफ इंडिया। बहुत ही ओरिजिनल स्कल्पटर का जब संबोधन उन्होंने कहा कि और उनके और 1890 में वो ग्रुप में वो जुड़े हुए थे, और 1890 के ग्रुप के जितने भी कलाकार लोग थे, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब ये मैसेज मैंने ज्योति भाई के पास में भेजा था, तो ज्योति भाई बहुत खुश हुए और याद कर रहे थे स्वामी भाई को भी। हमारे गुलाम मोहम्मद शेख सर, जयराम भाई पटेल, अंबादास जी, और न जाने कितने लोग मतलब उसमें 1890 ग्रुप में थे। और ये एक ऐसा शक्तिशाली, एक ऊर्जावान कलाकारों का ग्रुप उस समय जो मैंने देखा था, तो मुझे लगता है कि क्या आज ऐसे ऊर्जावान कलाकार हमारे देश में नहीं है? क्या ऐसे ऊर्जावान कलाकारों को किसी गैलरी ने बनाया है या सरकारों ने बनाया है? ये स्वयं अपने आप बने हुए लोग हैं। तो आज अगर स्वयं अपने आप में हमारे देश का कलाकार नहीं बनता है, तो मैं तो समझता हूं कि हमारे देश के कलाकारों का अस्तित्व ही खत्म होने वाला है। चिंता की बात है। सूजा को आप देखें, आप भूपेन खक्खर को देखें, दीवान सुंदरम जो हमारे मित्र थे, गहरे इतने थे, प्रेमी थे, इतने अच्छे अच्छे कलाकार लोग थे, स्वयं बने हुए लोग थे। इनके पीछे कोई गैलरी नहीं थी जो इनको बना रही थी, कोई बाजार नहीं था इनको बना रहा था। हमारे रजा साहब थे, अभी मैं पेरिस में उनका जब देखा पुनर्वलोकन, इतना मतलब कि मैं तो आश्चर्यचकित हुआ फ्रांस के लोगों को, उनके चित्रों को देखते हुए। मैं घंटों वहां पर उस उद्घाटन समारोह में था, और इतनी तन्मयता के साथ में जो फ्रेंच लोग या दूसरे नेशनलिस्ट थे, भारतीय लोगों को छोड़कर, भारतीय तो सब लोग थे, लेकिन वैसे देखने वाले दिख नहीं रहे थे भारतीय, जैसा कि विदेशी उनके चित्रों को देख रहे थे। स्पष्ट मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये लोग बने हुए, स्वयं के बने हुए कलाकार थे। अफसोस की बात, इन लोगों ने, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूं अपने इन कलाकारों से। मेरे गुरु लोग रहे हैं, राघव कनेरिया है, राम छातपार है, कृष्णा छातपार है, जापान के हमारे गुरु हैं, देश विदेश के न जाने हजारों सैकड़ों की संख्या में मेरे मित्र लोग हैं, जो अपनी कला के प्रति अपने आप को, कलाकृतियां उनको बना रही हैं, और ये कलाकृतियों को बना रहे हैं। और बहुत संकट में सबका जीवन है कलाकारों का। ऐसा नहीं कि सभी के पास, जो खुद बन रहा होगा उसको कौन, कोई बनाने वाला तो पैसा दे दे करके किसी को क्या बना पाएगा? यह संकट है हमारे देश में समकालीन कला की, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो लोग हैं उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो सकता है, कलाकार की इच्छा से कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उस समय कैसे होता था? क्योंकि कलाकार इतना संगठित होकर के 1890 ग्रुप था। अभी सोचिए कि ट्रिनाले जैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का 6 कलाकारों ने बहिष्कार किया था। दीवान भाई थे, ए रामचंद्रन थे, मृणालिनी मुखर्जी थे, और लोग भी थे। वो देखा था मैंने प्रदर्शनी, और इनकी जो शक्तियां थी पूरे ट्रिनाले के प्रदर्शनी को, भारतीय सेक्शन को चुनौती दे रही थी। उस समय 70s की बात है। क्या ऐसी चुनौतियां खड़ा करने के लिए आज कलाकार देश में नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि कलाकार अपने आप को नहीं बना रहा है, उसको तो कोई और ही बना रहा है। कैसे बन पाओगे? एक प्रसंग और भी बहुत सुंदर सा है। 90 में भारत भवन बिनाले लग रहा था, आई थिंक दूसरा या तीसरा राउंड, मुझे याद नहीं है।
हमारे मित्र रॉबिन डेविड बनारस आए हुए थे। उस समय मेरा एक सिल्क था 110 पीस का, जो कि जापान में 2000 में गया, रोटिस गार्डन में लगा था। उसको उन्होंने पसंद किया, वो कमेटी में रखा गया। स्वामीनाथन भाई और जो कमेटी के मेंबर्स थे सब लोगों ने पसंद किया और उसको बोला कि मदन लाल का ये मूर्तिशिल्प यहाँ आना चाहिए। पता नहीं दुर्भाग्यवश मेरी अपनी कुछ व्यस्तता थी या मैं कहीं जापान जा रहा था, मैं उस मूर्तिशिल्प को नहीं भेज पाया। उसकी जगह पर मैंने छोटे 2 संगमरमर के मूर्तिशिल्प जो बहुत ही अच्छे थे, खूबसूरत थे, मैंने उसको भेजा भारत भवन में। जैसे भारत भवन में गया है उसको खोला गया है और खोल करके देखा गया है और तुरंत उसी हवाई जहाज, दूसरे हवाई जहाज से उसको वापस मदन लाल के पास भेज दिया गया। यह प्रसंग मुझे बहुत ज्यादा जो है प्रभावित करता है और स्वामीनाथन के व्यक्तित्व को और भी महान बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को पसंद कर रहे हो और उसका जो काम सिलेक्शन हुआ तो उसी को लेंगे, दूसरे को नहीं ले सकते हैं वो। ये जो एक सिलेक्शन की जो एक फीलिंग थी कि अपने आप को, अगर हम कहीं पर तुम्हारी कोई चीज को पसंद नहीं करते तो उसकी मर्म को समझने की कोशिश करो। ऐसे जो गुरु लोग होते हैं, ऐसे जो महान लोग होते हैं, इशारे में हमारी कमियों को बहुत कुछ बताते हैं। शंखो चौधरी साहब मेरी हजारों न जाने कितना कमियों को दिखा के निकाल करके मुझे कहीं न कहीं कुछ बनाया है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी बहुत कमियां हैं, चाहे बोलने में, बात करने में, बहुत कुछ करने में मैं बहुत कमी वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन ये लोगों ने निकाला है, मेरी गुरुओं ने निकाला है। जहां भी कोई चीज देखे तुरंत आलोचना करते थे, आज कहाँ करते हैं, आज खुशामद करते हैं। हमारे मास्टर लोग भी, मैं तो मैंने भी कुछ किया है खुशामद, लेकिन ये खुशामद करने वाले नहीं थे। इनको मालूम था कि अगर एक बार खुशामद किसी की हो जाएगी, किसी के मन की बात को उसके मन के तरह से कर दिया जाएगा तो ये तो गया काम से। और आज सभी इसी तरह जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चलने वाला है 150 साल भी। लेकिन स्वामीनाथन जैसे लोग जिंदा रहेंगे। जैसे हमारी कलाएं जो है, हमारा जो प्राचीन कलाएं हैं, मध्यकाल की कलाएं हैं। अभी कल मुझे जडेई आर्ट गैलरी से बंगाल स्कूल का, बंगाल सीरीज के कालीघाट पेंटिंग्स के कुछ चित्र मिले। हम घंटों बैठ करके उस कैटलॉग, उस पुस्तक को देख रहे थे। आज जब उसकी मैं तुलना करता हूं तो ऐसे प्रभावशाली चित्रों का निर्माण करने वाले लोग जो है बहुत विरले दिखाई देते हैं। अभी मैं थोड़ा देर पहले जब प्रसंग में बोला था कि 92 में या 93 में सीसीए गैलरी में स्वामी भाई की एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की बहुत बड़ी और बहुत अलग, वो समझ लीजिए कि वो पेड़, पहाड़, चिड़िया से एकदम अलग, बिल्कुल एक नए तरह की पेंटिंग्स को जब मैंने देखा तो मैं कम से कम कुछ नहीं तो दिल्ली में 3-4 दिन में रहा, 3-4 दिन लगातार मैं उस प्रदर्शनी को देखने गया था। मैं उसमें देख रहा था तो दुनिया के ऐसे अमूर्त चित्रकारों के प्रसंग में उसको मैं तुलना कर रहा था, देख रहा था कि यहाँ पर जो रंगों की जो एक विराटता है, रंगों की जो एक बात है, जिसके अंदर जैसे कहते हैं इनर अंदर से निकलती हुई एक कलर, रंग, जैसे उनके अंदर की चिड़िया निकल करके तमाम सारी इंद्रधनुषी रंगों को ऐसे फेंक दिया पूरा कैनवास पर, जिसके अंदर बहुत सारे आयताकार भी थे, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी थे। निश्चित रूप से इस पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे आदिवासियों कलाओं की भी प्रभाव रहा होगा, लेकिन मैं इसको उतना नहीं मानता हूँ। यह एक विकलता होती है, एक बहुत बड़े कलाकार के अंदर का जो एक पैशन होता है। वो भारत भर में इतना ज्यादा व्यस्त रहे, अपने आप को बलिदान किए, तो उनको लगा होगा, ऐसा मेरा अनुमान लगा रहा हूँ कि जैसे कैसे किस तरीके से वो अपने आप को, जो उबाल उनके अंदर कला उत्पन्न होने की जो हो रही थी, वो उस चित्र में मुझे दिखाई दिया, मैंने देखा। क्योंकि संस्था बनाने वाले लोग जो है ना,
अपनी कला की रचना की तरफ भी जब आते हैं ना, क्या बात है। अब टैगोर को देखिए, हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी को देखिए, दुनिया के बहुत सारे लोगों को देखिए। तो स्वामीनाथन एक, मतलब मेरे लिए तो वो एक, मतलब एक ऐसे हर तरह से, और उनका तो जैसे हमारे घर में जब जापान में वो आए हुए थे, मेरी बेटी के साथ, श्रद्धा के साथ, वो खेल रहे थे, खूब खेले, खूब बातें कर रहे थे, मजा कर रहे थे। हम लोग थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह भी ले रहे थे, अपना पी रहे थे, खा रहे थे। उनके साथ में शांति बहन आई हुई थी, शांति दीदी हम लोग बोलते थे उनको, जापानीज थी वो, बहुत ही आदरणीय थी, बहुत ही प्यारी थी। स्वामी भाई की बड़ी मदद करती थी, जापान में कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, उनको बहुत सहयोग कर रही थी। मुझे आज भी उनको भूलता नहीं। स्वामी भाई जहां जहां भी गए हैं, अपना उनका जो मतलब एक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो लोगों को बहुत ही प्रभावित किया है। 80-90 ग्रुप का तो बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो मैंने पढ़े भी हैं और मैंने देखे भी हैं, किताबों में भी और भी जगह पर। वह उस समय सोचे कि बड़े बड़े लोग कवि हैं, लेखक हैं, तमाम सारे लोग, नेहरू जी जैसे लोग उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं। और इन तमाम तरह की चीजों से कैसा एक कलाकार का व्यक्तित्व जो है, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के सामने भी हमेशा बड़ा ही बना रहता है। आज तो इतने छोटा के नेता के सामने भी कलाकार ऐसे दूर रह जाता है, क्यों? जी अर्पण जी, अब आप कुछ बोले तो हम आगे बोले। जी बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण चर्चा मित्रों मदन लाल गुप्ता जी की ओर से, और हम उन्हें सुन रहे हैं स्वामी जी पर, और जिस तरह से स्वामी जी की भूमिका है और तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलने की जो उनकी अपनी कोशिश है, अपनी महत कोशिश है, इसको भी हम समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक दो हिस्सा पढ़ता हूं प्रयाग शुक्ल जी के की जीवनी से, जो उन्होंने स्वामी जी पर लिखी है, स्वामीनाथन एक जीवनी। दो हिस्से पढ़ता हूं और इसके बाद हम वापस मदन लाल जी को सुनते हैं, कुछ और बातें अपनी इस जीवनी में स्वामी के लिए प्रयाग जी लिख रहे हैं। कहा जाता रहा है कि स्वामी जी का महत्वपूर्ण सृजनात्मक सक्रिय समय वह रहा है जब वे मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों से गुजर रहे थे। रूपंकर संग्रहालय में शहरी कला के साथ साथ लोक और आदिवासी कला को समकालीन कला की तरह देखना और उसका एक विशाल संग्रह तैयार करना स्वामी जी ने मध्य प्रदेश में रहकर किया। इसके द्वारा पूरे कला जगत में हलचल मचाकर एक नई बहस की शुरुआत, एक नए तरह से देखना प्रस्तावित हुआ कि उनकी जो कला के क्षेत्र में जिस तरह का एक नवोन्मेषी कार्य रहा, प्रयाग जी इस पर नोट कर ले रहे हैं। प्रयाग जी आगे लिखते हैं, 1987-88 में स्वामी जी की दिल्ली में प्रदर्शनी के कैटलॉग में बीके गोयल ने लिखा, कोट, आंख जो निबद्ध करती है वह दिमाग रूपांतरित कर रहा है। कितनी बड़ी बात, आंख जो निबद्ध करती है वह दिमाग रूपांतरित कर रहा है। जे स्वामीनाथन के पुराने ज्यामितिक चित्र दृश्य चित्रों के विभिन्न स्वरूप और उसके व्यक्तिपरक कृत संकल्पित विस्तार को उन्होंने अब 180 का मोड़ दिया है। इस प्रदर्शनी के चित्र स्वामी जी की प्रसिद्ध चिड़िया श्रृंखला के चित्र नहीं थे। गैलरी वाला दुखी था। और एक और हिस्सा मैं सुनाता हूं, यह उनकी अंतिम प्रदर्शनी, चित्रों की उनकी अंतिम प्रदर्शनी के बाबत प्रयाग जी लिख रहे हैं कि स्वामी जी की अंतिम बड़ी प्रदर्शनी अक्टूबर-नवंबर 1993 में दिल्ली में हुई। प्रदर्शनी की चर्चा सब तरफ थी।
लगभग सभी अखबार में लिखा गया कि स्वामी जी के काम पर आदिवासी चित्रकला का गहरा प्रभाव है। स्वामी जी का मध्य प्रदेश में रहकर आदिवासी कला से जीवंत संपर्क चित्रों में प्राण तत्व की तरह प्रस्फुटित होता दिखाई दे रहा था। इसी अवसर पर एक बृहद कैटलॉग भी प्रकाशित हुआ, जिसमें स्वामी जी ने अपने ऑटोबायोनोट में लिखा 60 के दशक में बनाए गए मेरे चित्रों में यदि 80 के चित्रों का आभास दिखाई पड़ता है, 60 के दशक में बनाए गए मेरे चित्रों में यदि 80 के चित्रों का आभास दिखाई पड़ता है, तो मेरे वर्तमान चित्र मेरी शुरुआत का ही सार कथन है। अब 65 साल की उम्र में यह चक्र पूरा है या कि नहीं। तो ये जो समय का जो अपना एक सर्किल बनता है, जिसकी बात जय स्वामीनाथन कर रहे हैं, और कई कलाकारों में हम यह प्रवृत्ति पाते हैं कि वह एक पूरा 180 डिग्री पर वह कलाकार घूम जाता है। उसके शुरुआती कामों में प्रवृत्ति कामों की छाया दिखाई पड़ती है, और प्रवृत्ति कामों में या अंतिम कामों में बिल्कुल शुरुआत के दिनों की झलकें आने लगती है। आप स्वयं एक कलाकार हैं मदन लाल गुप्ता जी, तो मैं यहीं से प्रस्थान बिंदु लेते हुए आपसे यह भी कुछ 100 उदाहरण जानना चाहूंगा। आप अपने भी उदाहरण दे सकते हैं, स्वामी जी की भी या कुछ और लोगों की भी, कि यह किस तरह से होता है या इसके पीछे क्या चीजें काम कर रही होती। जी, यहाँ पर कहीं पर भी मुझे यह सुनने के लिए स्वामी जी की तरफ से या उनके खुद के अपने आत्मा व्यक्त के तरफ से भी नहीं दिखाई देता है कि इनके चित्र जो है वहाँ के आदिवासियों से या उन चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित है या उससे वो लिए गए हुए हैं। यह जो एक देखने की जो दृष्टि जो हमारे यहाँ के लोगों की है या लिखने वालों की है या दूसरे कलाकारों का उसका उसके साथ, वह आदिवासियों की कलाओं को वो संचलित कर रहे थे, संकलित कर रहे थे, उसको एक बड़ी जगह दे रहे थे। उसको अपनी कला में वो जगह नहीं दे रहे थे। उन्होंने भारत भवन में एक बहुत बड़ा स्थान दिया उसको, अपनी कला में उसको बहुत बड़ा स्थान नहीं दिया। उनकी कला में उनका स्थान तो वो सन 65 से या उसके बहुत पहले से उनके पास में स्थापित था। जैसा कि स्वामी भाई का अभी आपने जो पढ़ा था, मैं भी उनको उसी तरीके से देखता हूँ। मैं कभी नहीं इसको इस तरह से जोड़ता हूँ, क्योंकि सीसीए में जो उनकी चित्र प्रदर्शनी लगी हुई थी उसमें मुझे कहीं भी वह आदिवासी वाले ऐसा कोई चमत्कार उसमें नहीं, उनका खुद का अपना अवतरित चमत्कार हुआ था। एक कलाकार का जो होता है उस तरह का बात थी उसमें। इससे बहुत लोग मतलब एक तरह से कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि कलाकार अगर किसी धार्मिक कार्य में है तो उसका इसका जोड़ देते हैं, आदिवासी के साथ में तो उसका उसके साथ में जोड़ देते हैं, उसका उसके साथ में जोड़ देते हैं। निश्चित रूप से पिकासो भी जो है अफ्रीकन आर्ट से या ब्रांकुसी जो है बहुत सारे ऐसे चित्रों से या मूर्तियों से प्रभावित हुआ है। प्रभाव तो आता ही आता है, लेकिन वह तो सब कुछ सारा प्रभाव जो उसके अंदर आकर के घुल मिल जाता है। फिर एक नया प्रभाव जो है एक कलाकार के अंतर से जो है वो उत्पन्न होता है। इसको देखने की जो चीज है, इसको देखने की, समझने की, जानने की चीजें एक देखने वाले के लिए अभ्यास की भी चीज है। उसका चिंतन भी करने की जरूरत है, उसको मनन भी करना है, उसको परखना भी है, उसको जानना भी है। हमारे यहाँ पर कलाकारों के एक बार शेख साहब यही बोल रहे थे, परखना जानना चाहिए, जानना चाहिए, देखना जानना चाहिए, उसका गुण को समझना चाहिए। इन चीजों को बड़ी जल्दीबाजी है लोगों को चित्रों के पास से गुजर जाने की, और कहीं से कुछ देखा हुआ है कहीं पर कुछ ला करके उसके साथ जोड़ करके तो देखना शुरू कर देते हैं या लिख देना शुरू करते हैं, कोई अर्थ नहीं रखता है उसका। इसीलिए हमारे यहाँ पर ये जो एक मतलब चीजें हैं बहुत कमजोर सी दिखती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज को बहुत कमजोरी महसूस करता हूँ कला के क्षेत्र में। तो स्वामी भाई जो है एक मौलिक कैसे कोई बन पाया इतना बड़ा कलाकार,
उसका अपना चिंतन है, कितना उसके अपने जीवन का एक दर्शन है। आप उसको पूरा देखिए, किस तरह से वो सोसाइटी के साथ में, लोगों के साथ में, व्यक्तियों के साथ में, समाज के साथ में, एक आंदोलनों के साथ में विचार को रूप में लेकर के किस तरह का उनका पूरा व्यक्तित्व बना हुआ था। लेकिन सबसे ऊपर तो था वो एक चित्रकार का व्यक्तित्व उनका था। कविताएं भी बहुत लिखी है, बहुत कविताओं में देखिए अलग अलग प्रसंग है, लेकिन अद्भुत है वो। तो मैं तो बहुत ज्यादा कोई आर्किटेक्ट या आर्ट स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह से हम कलाओं को देखते हैं, मैं देखता हूँ, समझता हूँ, उसका देखने का मेरा अर्थ जो है कुछ दूसरे तरीके का होता है। मैं कलाकार को देखता हूँ, उसकी कलाकार का कलाकार के साथ का रिश्तों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से वो बचपन से लेकर के उसके पूरे जीवन तक ले, उसका अंश कहीं खत्म नहीं होता। उसका बचपन, किसी भी कलाकार का अगर बचपन उसके बुढ़ापे में जाकर के खत्म होता है, तो वो तो इसने कला का तो शुरुआत ही नहीं किया है कहीं पर। उसको लेकर के पूरी जीवन जाना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है, जीने के साथ में कला को लेकर के जीना पड़ता है। और स्वामीनाथन जैसे लोग जिए हैं इन चीजों को। आप उनके चित्रों को देखिए, उनके व्यक्तित्व को देखिए, उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है कि जिनके बारे में हम कोई एक नए व्यक्ति के बारे में लोगों के सामने एक चीज को रख रहे हैं, लेकिन उनको नए सिरे से देखने और जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है उन्हें। और साथ साथ ऐसे जो हमारे देश में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आज सोचिए कि बड़ा अफसोस होता है, स्वामीनाथन जैसे लोगों की 10 साल में कम से कम एक बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां जो है, बड़े बड़े संग्रहालय जो हमारे यहाँ है ही नहीं। बड़ा तो संग्रहालय कोई है ही नहीं, हमारा नारियल तो गया भीतर। और भी जो दो एक है, कहाँ पुराने लोगों का कला, रामकिंकर का कलाकृतियां देखना हो कहाँ लोगों को मिलेगा? नंदलाल बोस का मिलने का किताब में कलाकृतियों का आप कैसे देख सकते हैं? अभी मैं यूरोप में गया, 1 महीना पूरा वहां पर रहा। वांगाप को मैं 4 दिन 5 दिन तक केवल देखते रहा, ओरिजिनल। बहुत फर्क पड़ता है सामने उनको देखना। जीवन के लिए वो पूरा कंट्री जो है, वह पूरा देश जो है, हर समय देश के लोगों के लिए उनके कलाकारों के चित्रों का, मूर्तियों का अवलोकन करने के लिए हमेशा तैयार रखा है वो देश, अपने देश में जगह पर। संग्रहालय देखिए, आप देखिए लियोनार्डो डा विंची से लेकर के माइकलेंजेलो का देख करके, किसका नहीं देखा? सोचिए, जो कुछ भी थोड़ा बहुत मूर्तिकारों ने काम किया, रामकिंकर जैसे महान कलाकार ने, कितना बड़ा क्षति हो रहा है, कहाँ उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं। जैसे लगता है रामकिंकर का नाम ही लोग भूल गए हैं। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कौन है रामकिंकर, मैं तो जानता ही नहीं। स्वामी भाई की एक कविता मुझे प्रयाग जी ने आज भेजी थी, मैंने उनसे अनुरोध किया था। बहुत गंभीर बात तो हो रही है सब कुछ। मन चला पेड़, बीज चले रहते हैं हवा के साथ, जहां गिरते हैं जम जाते हैं कीट। विरक्ष बन जाते हैं और टिके रहते हैं कमबख्त, बगुलों की तरह या की जोगी है महाराज। आज तो आकाश निम्मल है, पर साल पानी ऐसा बरसा कि पूछो मत। हम पहाड़ के मानुष भी सहम गए, एक रात ढाक गिरा और उसके साथ हमारा 15 साल बूढ़ा रायल का पेट जड़ समेत उछल कर चला आया। धार की ऊंचाई से धान की क्यार तक, अबे जहां खड़ा था वहां तुझे क्या तकलीफ थी? या बोरड़ खा गए थे बेवकूफ? सेटिंग ठीक होने पर 10 पेटी देता था,
10 मैं तो सिर पीट कर रह गया, मगर लंबरदारी ने नगाड़े पर दी चोट पर चोट। इकट्ठा हो गया सारा गांव, गड्ढा खोदा, रात भर लगे रहे पानी में, और खड़ा किया मन चले को नए मुकाम पर। अचरज है ससुरा इस साल फिर फल से लगा। सोचिए कि इसमें कितनी बातें हैं, देश के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए, व्यक्ति के लिए, लोगों के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए, परखने के लिए, जानने के लिए। इन सब में हमको क्या दिखता है, कितना बड़ा संदेश है। जी जी, शुक्रिया मदन लाल गुप्ता जी। और मुझे लगता है कि हम लोग इस बेहद सर्जना समर्पित कविता के साथ ही आज का यह संवाद समाप्त करें। यह बेहद खास कविता मन चला पेड़, वो जो पेड़ के प्रति लगाव है, और पेड़ जिस तरह अपनी जड़ों से उखड़कर ऊपर से नीचे आ गया है, और किस तरह से फब्तियां कसते हैं जे स्वामीनाथन, प्यार की फब्तियां और गांव वालों की ताकत। वो पंक्तियां मैं फिर से पढ़ता हूं कि लंबरदारिन ने नगाड़े पर दी चोट पर चोट, इकट्ठा हो गया सारा गांव, गड्ढा खोदा रात भर लगे रहे पानी में, और खड़ा किया मनचले को नए मुकाम पर। और यहां पर गैप है, खड़ा कर दिया, पेड़ उस समय नहीं फल रहा है, और सीधे समय की एक छलांग जो एक कलाकार लेता है, जो एक कवि लेता है, और सिर्फ एक पंक्ति, अचरज है ससुरा इस साल फिर फल से लगा। तो यह जो पुनर्सृजन की ताकत है, और जो सृजन का संकल्प है, जिसकी तरफ कई बार दुख से, कई बार उम्मीद से मदन लाल जी अपनी बात रख रहे हैं, आवेश में भी आ रहे हैं। दुख इसलिए है कि उम्मीद है, उम्मीद जब पूरी नहीं होती है तब दुख बढ़ जाता है। कला की दुनिया के जो ये सफेद स्याह पक्ष हैं, हम लोग तो खैर क्या जानेंगे, लेकिन जो अंदर, और जो जीवन भर, जो अंदर से जुड़े हुए लोग हैं, जो जीवन भर इसको समर्पित लोग हैं, वे बेहतर समझ रहे हैं उस त्रासदी को, उस सीमा को, या उसमें और क्या जरूरत है, किस तरह की संभावना है। तो ऐसे मनचले पेड़ को जब गांव का समाज खड़ा कर सकता है, तो वह फिर किस तरह से वह ससुरा फिर फल से लदा हुआ है। तो जरूरत इसी की है कि की बात नहीं है, हाँ, बड़ी बात है। इसको स्वामीनाथन को बड़ी समग्रता से देखने की जरूरत है। इस छोटी सी कहानी नुमा कविता में, एक चित्रात्मक कविता में कितना बड़ा मतलब बीज छुपा हुआ है। बड़ा संदेश। पूरी कविता उस बीज से जैसे अंकुरित हो रही है कि भाई कोई चीज अगर अपनी जगह से असमय विलग हो गई है तो कैसे हम उसको बचा सकते हैं। तो यह आशा, उम्मीद, समूह, संघर्ष, इन सब की कथा है। और इसके बाद यह कि जब ऐसी कोई चीज सामने आती है, कोई निर्माण, कोई संस्था, कोई वृक्ष, तो फिर फल ही फल लगते हैं। जे स्वामीनाथन ऐसे ही एक संस्था थे, अंत तक न सिर्फ वे स्वयं को बदलते रहे, उनकी चित्रों की यात्रा में भी बदलाव आए, जिसकी बात प्रयाग जी अपनी जीवनी में कर रहे हैं, जिसकी झलक मदन लाल जी ने भी दी अपने वक्तव्य में। तो अच्छा लगा आज की यह चर्चा आपके माध्यम से संपन्न हुई। मदन लाल गुप्ता जी, आपका हार्दिक आभार। और जी मित्रों, जे स्वामीनाथन जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम
फिर मिलते हैं। और जो मित्रगण जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं। हमारे साथ कई लेखक, कलाकार और भावगण जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश शुक्ल जी, यूसुफ भोपाल जी, संजू जैन जी, रजनी रानी जी, पूनम अरोड़ा जी, नितिन शाह जी, मिथिलेश शरण चौबे जी, सरोज कौशिक जी, प्रयाग शुक्ल जी, संजीव बख्शी जी और तमाम दूसरे, सुषमा श्रीवास्तव जी और तमाम दूसरे मित्रगण। कुछ एक के नाम छूट रहे होंगे, माफ करेंगे। आप सभी का हार्दिक आभार। आपका स्नेह बना रहे। यह कार्यक्रम जनसुलभ पुस्तकालय के सभी कार्यक्रम यूट्यूब चैनल जो इसका है इसी नाम से, उस पर भी उपलब्ध हैं। जहां आपको सुविधा हो, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। आपका स्नेह बना रहे। शुभ रात्रि। कल हम एक नई कड़ी में मिलते हैं। जय स्वामीनाथन जी पर कुछ और बातें जानते हैं। शुक्रिया मदन लाल गुप्ता जी, धन्यवाद।